नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। रुक करेंगे खास खबरों की ओर। लखनऊ से खबर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का मुरादाबाद और मेरठ का दौरा। मुरादाबाद तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। विश्व जागृति मिशन द्वारा सनातन संस्कृति जागरण अभियान। दोपहर 3:45 पर ITI कॉलेज साकेत मेरठ में कार्यक्रम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विश्व जागृति मिशन द्वारा सनातन संस्कृति जागरण अभियान। लखनऊ से खबर है। सरयू नहर परियोजना का विस्तार। पूर्वी यूपी में परियोजना से बढ़ेगा सिंचित क्षेत्र। योगी सरकार ने घरेलू नहर परियोजना का विस्तार शुरू किया। पूर्वी यूपी में 14.04 लाख हेक्टेयर नया सिंचित क्षेत्र विकसित। किसानों की बढ़ेगी उत्पादकता और आय। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुमका में ट्रेन की चपेट में आने से दो युवकों की मौत। हंसडीहा थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा। हंसडीहा गोड्डा रेल लाइन पर हुआ हादसा। बभुनखेता और चोरबटिया गांव के पास हादसा। मौके पर ही दोनों युवकों की मौत। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
रायपुर से खबर है, रेलवे चैत्र नवरात्रि में डोंगरगढ़ के चलाएगी स्पेशल ट्रेनें। चैत्र नवरात्रि के दौरान मां बलमेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने की विशेष व्यवस्था। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रेलवे की ओर से 19 से 27 मार्च तक डोंगरगढ़ स्टेशन पर 10 एक्सप्रेस ट्रेनों का अस्थायी ठहराव डोंगरगढ़ स्टेशन पर रहेगा। डोंगरगढ़ और दुर्ग के बीच मेमो स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डोंगरगढ़ और दुर्ग के बीच मेमो स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। श्रद्धालुओं को यात्रा में किसी तरह की परेशानी ना हो, रेलवे की ओर से ये बड़ी बात है। शाहजहांपुर जिले के पुवाया कोतवाली क्षेत्र के नाहिल कस्बे में दबंगों ने एक बुजुर्ग को सरेआम अपमानित किया। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग बुजुर्ग को घेरकर पहले मुर्गा बनाते हैं और फिर अपने पैरों में माथा रगड़वाते हैं। इतना ही नहीं, आरोपियों ने हाथ में डंडा लेकर बुजुर्ग को गाली गलौज और धमकियां दी। मौजूद लोगों को भी चेतावनी दी कि अगर किसी ने मदद की तो वो नतीजा भुगतना पड़ेगा। जानकारी की माने बुजुर्ग कुछ दिन पहले थाने में बंद लोगों को खाना देने गए थे, जो दबंगों को नागवार गुजरा। सवाल गंभीर है कि क्या अब भी कानून की आंखों में पट्टी बंधी है। पुलिस वायरल वीडियो की जांच तो कर रही है, लेकिन कार्रवाई कब होगी इसका इंतजार है। सवाल यह भी है कि क्या नाहल कस्बे में लोग अब सुरक्षित हैं या डर के साए में जीने को मजबूर हैं। और इसी बीच बड़ी जानकारी झारखंड से आपको बताते हैं। बड़ी खबर झारखंड से सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। झारखंड से बड़ी खबर, चरही में दर्दनाक हादसा। झारखंड चरही में दर्दनाक हादसा, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ट्रक ने 4-5 गाड़ियों को टक्कर मारी। ट्रक ने 4 से 5 गाड़ियों को मारी टक्कर। 5 से 6 लोगों की मौत की बात सामने आई है। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर ट्रक ने 4-5 गाड़ियों को मारी टक्कर।
बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, झारखंड चौराही में दर्दनाक हादसा हुआ। और अगली बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, शाहजहांपुर जिले के पुआया कोतवाली क्षेत्र के नाहिल कस्बे में दबंगों ने एक बुजुर्ग को सरेआम अपमानित किया है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है, कुछ लोग बुजुर्ग को घेर कर पहले उसे मुर्गा बनाते हैं और फिर अपने पैरों पे माथा रगड़वाते हैं। इतना ही नहीं, आरोपियों ने हाथ में डंडा लेकर बुजुर्ग को गाली गलौज और धमकियां तक दी हैं। वहां मौजूद लोगों को भी चेतावनी दी कि अगर किसी ने मदद की तो नतीजा भुगतना पड़ेगा। जानकारी की माने तो बुजुर्ग कुछ दिन पहले थाने में बंद लोगों को खाना देने गए थे, जो दबंगों को नागवार गुजरा। सवाल गंभीर है कि क्या अब भी कानून की आंखों में पट्टी बंधी है। पुलिस इस वायरल वीडियो की जांच तो कर रही है, लेकिन भला कार्रवाई कब होगी, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसका इंतजार भी है। और सवाल तो यह भी है कि क्या नाहिल कस्बे में लोग सुरक्षित हैं या फिर डर के साए में जीने को मजबूर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में दबंगों कि बेरहमी की गवाही दे रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, बुजुर्ग को मुर्गा बनाया जाता है, लोग आसपास मौजूद हैं, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, एक शख्स के हाथ में डंडा भी नजर आ रहा है। इस बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा माथा भी उससे रगड़वाया गया है। आप ये देखिए किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है दबंगों के द्वारा। इस पूरे वायरल वीडियो की अब जांच की जा रही है और यहां तक कि दबंगों ने यह भी कहा कि किसी शख्स ने इसकी मदद की तो यही नतीजा भुगतना होगा, यही अंजाम होगा उसका भी। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित पांडे जुड़ चुके हैं। रोहित, वायरल वीडियो सामने है, पुलिस जांच कर रही है, क्या कार्रवाई हुई अब तक इन दबंगों पर? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, ये 3 दिन पहले का वीडियो है जहां पर एक जो बुजुर्ग इसमें दिखाई दे रहे हैं वीडियो में, ये खाना देने चले गए थे आरोपी पक्ष को। तो इससे पीड़ित पक्ष नाराज हो गया और उन्होंने इस बुजुर्ग को घेर कर इसकर पिटाई कर दी और मुर्गा बनाकर कहा कि दोबारा ऐसी गलती ना हो, माफी मांगो। तो बुजुर्ग माफी मांगता दिखाई दे रहा है, फिर अपने पैरों पर नाक रखवाई है, तो नाक रगड़वाते हुए दिखाई दे रहा है। इसमें जब मीडिया ने पुलिस से बात की तो पुलिस का कहना था वीडियो वायरल हुआ है, उसकी जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों पर FIR दर्ज कर ली है और पुलिस आगे की जांच की बात कर रही है। बिल्कुल, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? दबंगों के द्वारा इस तरीके का व्यवहार क्यों किया गया था? क्या डर के साए में आसपास के लोग हैं? क्योंकि साफ तौर पर यह कहा गया दबंगों की ओर से किसी ने भी इस शख्स की मदद की तो उसके साथ भी वो ऐसा ही व्यवहार अब करेंगे। जी देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये पूरी दबंगई का ही मामला है कि कोई बोलने को तैयार नहीं हो रहा है। और देखा जाए तो बुजुर्ग को वहां पर मुर्गा बनाया जा रहा है। ये वीडियो 1 से 1.5 मिनट का है, लेकिन पता नहीं अब इसमें कितनी देर मुर्गा बनाया होगा, ये जांच का विषय है। पुलिस जांच की बात कर रही है। पुलिस का कहना है कि हमने 4 लोगों पर FIR दर्ज कर ली है और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये पुलिस का कहना है, कार्रवाई होगी, ठीक है, लेकिन ऐसे वीडियो क्यों आ रहे हैं? लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं और उन्हें ये पुलिस का खौफ नहीं है कि आने वाले दिनों में हम पर कार्रवाई हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल रवैया पुलिस का जो है वो लापरवाही दिखाई दे रही है। अगर ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो तो ये नजीर बन जाए और आगे लोग ऐसी घटना को अंजाम देने से कहीं ना कहीं बचते हुए दिखाई देंगे। बहुत शुक्रिया रोहित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में दिल्ली कानपुर नेशनल हाईवे पर शनिवार की सुबह करीब 5 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया और सरायमिता इलाके के पास तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार कई यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह बस महाराष्ट्र के नासिक से यात्रियों को उज्जैन दर्शन कराकर अयोध्या के लिए जा रही थी। अयोध्या के बाद यात्रियों को नेपाल दर्शन के लिए ले जाने का कार्यक्रम था। इसी दौरान कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर यह हादसा हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से बस के इमरजेंसी डोर और खिड़कियों के जरिए यात्रियों को बाहर निकाला गया। घटना में घायल यात्रियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल लोगों को कानपुर के हाईलाइट अस्पताल और काश्रम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र से हम नेपाल के लिए दर्शन के लिए जा रहे थे। आज हम अयोध्या में हॉल्ट करने वाले थे, तो सुबह 5 बजे हमारे साथ में ऐसा अपघात हुआ है। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है? ये कानपुर के पास, कानपुर से आगे। बस में 50 लोगों की सवारी थी पूरी। कोई मरा भी है क्या इसमें? उसके तो अभी तक हमको कुछ आइडिया नहीं। हम जख्मी हुए थे तो हमें तुरंत
हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। एक्चुअली पनकी बहुत ही हाईवे पे आज सुबह एक्सीडेंट हुआ और एक बस का और एक टैंकर के साथ में आमने सामने भिड़ंत हो गई। तो उसमें काफ़ी सारे जो यात्री थे घायल हुए हैं और इनमें अभी तक हमारे पास में 42 अभी तक पहुँचे हैं, जिसमें से दो पेशेंट सिक हैं। एक पेशेंट ब्रॉड डेथ थी, फीमेल पेशेंट थी, 65 साल की, भागीरथी नाम था उसका। और उसके अलावा बाकी हेड इंजरीज हैं और स्पाइन के 4 स्पाइन इंजरीज के हैं और 12 पेशेंट हैं जिनको ऑर्थोपेडिक्स कंपोनेंट है। डॉक्टर संजय HOD हमारे साथ में मौजूद है। नासिक से जो है एक बस में लगभग 50 लोग सवार थे और वो लोग जो है भ्रमण के लिए निकले थे। तो आज जो है वो उज्जैन से चले हुए थे, उज्जैन से दर्शन करके जो है आ रहे थे। तो सुबह जो है पनकी के पास जो है एक्सीडेंट हो गया, बस जो है सब पलट गई थी। तो उसमें से करीब 46 लोग घायल हो गए हैं और एक की मृत्यु की जो है सूचना मिली है, तो उसको वेरीफाई किया जा रहा है। मौसम विभाग ने ताजा अनुमान जारी करते हुए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 15 मार्च को बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहले से प्रदेश के उत्तर और पूर्वी हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के साथ कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है। मौसम में इस बदलाव का असर खासतौर पर पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में देखने को मिल सकता है। जिन जिलों में मौसम खराब रहने का अनुमान है उनमें देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती सहित कई जिले शामिल हैं। ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने मैसेज स्पार्क मंडा टोयो डेंसू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सेक्टर 8D में 7 एकड़ भूखंड का लेटर ऑफ इंटेंट सौंपा है। इस मौके पर प्राधिकरण के CEO राकेश कुमार सिंह एवं सहायक शैलेंद्र कुमार भाटिया ने कंपनी के अधिकारियों को LOI प्रदान किया। कंपनी की इस परियोजना में लगभग 220 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसके तहत स्विच, सेंसर और ऑटो स्विच सिस्टम का करीब 20 लाख यूनिट का उत्पादन किया जाएगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर शनिवार को नमामि गंगा के स्वयंसेवकों और आमजन ने वैश्विक शांति के लिए विशेष आरती की। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए श्री काशी विश्वनाथ महादेव और मां गंगा से हाथ जोड़कर प्रार्थना की गई। नमामि गंगे काशी संयोजक एवं नगर निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा, इस प्रार्थना का उद्देश्य युद्ध, नफरत और पीड़ा को मिटाकर प्रेम, सौहार्द और करुणा स्थापित करना है। गंगा द्वार से गुहार लगाई कि सभी देशों के नेता हिंसा छोड़कर सत्य और प्रेम का मार्ग अपनाएं ताकि पृथ्वी पर सच्ची एकता और भाईचारा स्थापित हो सके। शहर में शनिवार को पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा के प्रथम पाली का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। परीक्षा के लिए 11 केंद्र बनाए गए, जहां भारी सुरक्षा बल और चेकिंग के बीच अभ्यर्थियों का प्रवेश सुनिश्चित किया गया। प्रत्येक केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट और एक पुलिस अधिकारी तैनात रहे। जिलाधिकारी और SSP ने मिलकर सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। जिला विद्यालय निरीक्षक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि प्रत्येक पाली में लगभग 3840 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 2 दिनों में परीक्षा पूरी कराई जाएगी, जिसमें कुल लगभग 15,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थियों से अपील की गई कि वो समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचे और किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ना लेकर आएं। परीक्षा के दौरान जगह जगह हेल्प डेस्क भी बनाए गए। जनपद में पुलिस परीक्षा के कुल 11 केंद्र बने हुए हैं और लगभग सारे जो है शहर में ही है। कुल 3840 बच्चे एक पाली में दे रहे हैं और जो कि 14 और 15 2 दिनों में 2 पालियों में 4 पालियों में कुल परीक्षा है। तो लगभग 15,000 से अधिक बच्चे अपने यहाँ परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हैं। चूंकि परीक्षा में जो जनपद इटावा में जो सेंटर बने हैं उसमें जो बच्चे
रहे हैं वो इटावा से इतर कहीं कहीं के दूर दूर के बच्चे हैं। तो उनसे मेरा अपील है कि वो समय से आ जाएं और समय से आके अपने अपने नियत समय पे समय से 1-1.5 घंटे पहले अपने सेंटरों पे पहुंच जाएं। महत्वपूर्ण है कि विद्यालय पे हम लोगों ने सैनिटाइजेशन से लेके पानी की व्यवस्था सब सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में कड़े सुरक्षा इंतजाम, परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से जारी। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए जिले भर के परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए। भारी पुलिस बल और प्रशासनिक निगरानी के बीच अभ्यर्थियों को प्रवेश कराया गया। जिले के सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित हो रही परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही थी ताकि अभ्यर्थियों की संख्या को नियंत्रित रखा जा सके। खबर सरगुजा से, जहां छत्तीसगढ़ के शिमला के रूप में प्रसिद्ध मैनपाट में अब एक सर्व सुविधा युक्त पर्यटन आवासीय परिसर विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए करीब 4.80 हेक्टेयर यानी लगभग 12 एकड़ भूमि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को आवंटित की है। ये परियोजना अटल विहार योजना के तहत विकसित की जाएगी और साथ ही आपको बता दें कि जिसका उद्देश्य मैनपाट को आधुनिक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करना है। प्रस्तावित परिसर में पर्यटकों के लिए कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें वेलनेस सेंटर, हर्बल स्पा, मिलेट्स कैफे, स्विमिंग पूल और क्लब हाउस जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। इसके अलावा पर्यटकों को प्रकृति और स्थानीय संस्कृति का अनुभव कराने के लिए ट्री हाउस, कॉटेज और एक सांस्कृतिक क्षेत्र भी विकसित किया जाएगा। इससे न केवल पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी बल्कि क्षेत्र की पारंपरिक संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है परियोजना के पूरा होने से मैनपाट में पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलेगी। सालों बाद ये समय फिर से आया है कि मुझे मजबूरी में लाइव आना पड़ा। आप लोगों को सभी को पता है 2013 में खबर है बलरामपुर से, जहां पर जिले के कुरंधा थाना क्षेत्र के ग्राम तुर्रीपानी में अवैध अफीम की खेती के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस, राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए करीब 1.47 एकड़ जमीन पर उगाई गई अफीम की फसल को नष्ट कर दिया। आरोपियों की पहचान शाहदुर नगेशिया और दुइला नगेशिया के रूप में हुई है। जांच के दौरान टीम ने खेत में लगी बड़ी मात्रा में अफीम के पौधे बरामद किए। पुलिस के अनुसार मौके से करीब 18 क्विंटल 83 किलो अफीम के पौधे जब्त किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रशासन ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए पूरी फसल को नष्ट कर दिया है। आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। कोरंधा थाना के खजूरी पंचायत के तुर्रीपानी गांव में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि अफीम की खेती की जा रही है। मौके पर पुलिस, राजस्व, वन विभाग और पंचायत की टीम पहुंची और परीक्षण में अफीम का खेती पाया गया। एनडीपीएस के प्रावधान के अनुसार इसमें सभी एजेंसियों को सम्मिलित करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कार्रवाई की गई और अफीम के पौधे, जड़, तना, पत्ती, फूल सहित उनको उखाड़ के और कब्जे में लिया गया और उसका तोल कराया गया, जो 18 क्विंटल 83 किलो प्राप्त हुआ है और उसकी बाजार कीमत अनुमानित 2 करोड़ है। इसमें एनडीपीएस की धारा 8 और 18 के तहत इसमें एफआईआर दर्ज की गई है और 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों